और जब ये चीजें क्लियर होगी ना बेटा, ये प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें बहुत काम आती है, बहुत। जब कोई स्टूडेंट फंस जाता है, क्या हो जाता है, फंस जाता है कहां पर, अकाउंटिंग के अंदर, उसको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका आंसर यहां, यहां और यहां मिलेगा। ओके, सो आज हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये समझेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन समझेंगे, है ना। ये कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, और कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, एकरूपता की परंपरा, और कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी कि रूढ़िवादिता की परंपरा, और कन्वेंशंस ऑफ मेटेरियलिटी यानी कि महत्वता की परंपरा। ये चारों हम पढ़ेंगे आज, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मेरे पास ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, टाइप नहीं किया हुआ है, मतलब कहने का मतलब हिंदी में मेरे पास ये टाइप किया हुआ है सारा, ठीक है, बट मैं समझा इंग्लिश में भी आपको दूंगा। तो आइए हम सबसे पहले वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं, तो एक सेकेंड बस, 1 सेकेंड। ये आ गया, ये हिंदी मीडियम वालों को ये वाले नोट्स मैंने भेज दिए है ना। ये रहा आपका अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले आपको लिखा देता हूं, इसका इंग्लिश में भी लिखा देता हूं, इसको क्या बोलते हैं। सबसे फर्स्ट है रूढ़िवादिता की परंपरा, इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता की परंपरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मेन ये काम आती है ना। जब हम जो लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स को हम राइट ऑफ करते हैं, तब ये बहुत, ये चीज से ही समझाया जाता है। ओके, अब ये क्या है आइए समझते हैं। रूढ़िवादिता की परंपरा यानी कि कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म जो है, वो बेस्ड है पूरी की पूरी कि अगर फ्यूचर में, मतलब एक परंपरा है ना, नॉर्मल सी एक चीज है, कॉमन सेंस है ना, कि फ्यूचर में अगर मैं बोलूं आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आपको, है ना, आने वाले 1-2 साल के अंदर आपकी जो है लॉटरी लगने वाली है, आपको जो है बहुत पैसों की बारिश होने वाली है, ठीक है, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, किसी ज्योतिषी ने आपकी ये जो है भविष्यवाणी कर दी, तो क्या आप कुछ करोगे, वो जो पैसे आने वाले हैं उसको, उसकी अकाउंटिंग अभी करोगे, उसको लिखोगे, या उस अकाउंटिंग तो छोड़ो, आप अभी क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, जब होगा तब देखा जाएगा। ओके, ठीक है, खुशी है, हाँ बढ़िया है, अच्छी बात है, ओके सर, बढ़िया, थैंक यू। लेकिन अगर आपको कोई डरा दें कि फ्यूचर में ये वाला लॉस होने वाला है, डर का व्यापार, है ना, बहुत लोग करते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वैक्सीन नहीं लगाओगे तो कोरोना हो जाएगा, है ना, डर, डरा दिया जाए तो भी क्या आप चुपचाप बैठे रहोगे? अगर आपको डरा दिया जाए तो भी आप क्या चुपचाप बैठे रहोगे? नहीं जी, हम क्या करेंगे, अगर हमें डरा दिया जाए तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उपाय अभी से करने स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो भविष्य में कोई नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई की जा सके। ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल है, नॉर्मल एक बात है, सामान्य बात है, और परंपराएं सामान्य बातों पर ही आधारित होती है। तो अकाउंटिंग के अंदर भी ऐसा ही किया जाता है, वो ये बोलता है, रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये बोलती है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, इस करंट ईयर में नहीं, इस चालू वर्ष में नहीं, जैसे आपका करंट ईयर है 2021-22, 2021-22, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2022 यानी कि 22 में खत्म हो जाएगा। तो इस वर्ष आपको कोई हानि नहीं होने वाली है, आपको हानि होगी 24-25 में, 25-26 में, आने वाले 2-3 साल बाद में, लेकिन हानि होगी, आपको कोई लॉस होने वाला है। तो क्या करें, उस लॉस की रिकॉर्डिंग अभी से स्टार्ट कर देंगे, भविष्य में होने वाली चीज, हानियों को रिकॉर्ड किया जाता है। जिससे डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं ना, अगर उसका फ्यूचर में रिडम्पशन होगा, लेकिन रिडम्पशन अगर उस डिबेंचर का किस पे हो, प्रीमियम पर,
तो फ्यूचर में मतलब लॉस होगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी करनी लग जाती है। डेटर डूबे नहीं है, देनदार पैसा देंगे या नहीं देंगे वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोविजन बनाते हैं ना, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कुछ डेटर डूब जाए, है ना। तो बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे रिजर्व्स हम क्यों बनाते हैं कि फ्यूचर में जो लॉस होगा उसकी भरपाई के लिए। तो फ्यूचर भविष्य में अगर कोई लॉस होने वाला होता है तो उसका प्रोविजन, उसका रिजर्व्स, उसकी व्यवस्था हम पहले से कर देते हैं, उसकी अकाउंटिंग करंट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, अगर भविष्य में कोई हानि, कोई लॉस होने वाला हो तो। लेकिन भविष्य में कोई प्रॉफिट होने वाला हो तो उसकी कभी अकाउंटिंग करी, प्रॉफिट का कभी कोई प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर बनाया होगा, प्रोविजन फॉर जो है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बनाया होगा, बहुत सारे प्रोविजंस आपने लॉस के लिए बनाए होंगे, रिजर्व्स के बनाए होंगे, बट किसी प्रॉफिट का बनाया नहीं। उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट बताता है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो रहा हो तो उसको करंट ईयर में दिखाया जाता है, लेकिन भविष्य में कोई प्रॉफिट हो रहा हो तो उसको करंट ईयर में उसकी अकाउंटिंग करने की, उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये है आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिव्स में साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, फुली डिस्क्लोजर कन्वेंशंस या कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर, है ना, कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर भी बोलते हैं इसको। हाँ, कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, अब ये क्या, देखो भैया, देखो आप जो अकाउंटिंग करते हैं ना, हाँ, अकाउंटिंग करने के बाद में आप रिपोर्ट बनाते हैं, आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, आप स्टेटमेंट ऑफ पी&एल एंड बैलेंस शीट अगर कंपनी है तो, और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में तो ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट आप ये बनाते हैं ना, उसके साथ में कुछ लोग अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो भी लगा देते हैं रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट करने के बाद में क्या करते हैं, इसको अलमारी के अंदर रखते हैं या इनके कुछ यूजर्स होते हैं। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो भी आप अकाउंटिंग करते हैं उसके कुछ यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर भी होते हैं, एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं, है? तो अब वो लोग क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को पढ़ करके कुछ डिसीजन लेते हैं अपने हिसाब से, यानी कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें बहुत लोगों का हित होता है ना। तो आपको अकाउंटिंग साफ सुथरी करनी है, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं छुपानी है जो उन यूजर्स को जानना जरूरी था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ बता दिया, नहीं, जो यूजर्स के हित का है उसको जानना जरूरी है, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो चाहे इंटरनल यूजर हो। तो उन चीजों को आपको फुली डिस्क्लोज करना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। ये कौन कहता है, ये कहता है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। इस परंपरा के अनुसार व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को पूर्ण रूप से प्रदर्शन होना चाहिए, पूर्ण रूप से उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, फुली उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। ओके, तो ये हो गई दो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फिर आपका महत्वता की परंपरा, कन्वेंशंस ऑफ मेटेरियलिटी, कन्वेंशंस ऑफ मेटेरियलिटी। ओके, ये क्या, देखो ये बोलता है अगर आप सभी चीजों को रिकॉर्ड करने लग गए और सभी चीजों को फाइनल अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है जब हम पी&एल अकाउंट बनाते हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पी&एल के बारे में जानकारी होगी। ओके, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं ना, फॉर दो तरह के एग्जांपल दे दूंगा, पहले पी&एल का दे देता हूं या ट्रेडिंग का दे देता हूं, पी&एल अकाउंट का दे देता हूं। पी&एल अकाउंट के अंदर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाए जाते हैं, अप्रत्यक्ष खर्चों को दिखाया जाता है जो प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सेलिंग से रिलेटेड होती है, उनको हम पी&एल अकाउंट के अंदर दिखाते हैं डेबिट साइड में। तो वहां पर जब हम खर्चे दिखाते हैं ना, तो हर खर्चे को ऐसे थोड़ी दिखाते हैं, टू टी एक्सपेंस, टू, है ना, पेंसिल लेके आया, टू पेन लेके आया, ऐसे सारे खर्चे दिखाएंगे ना, 2 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 20 रुपए, ऐसे सारे खर्चे दिखा सकते हैं क्या? नहीं। अगर ऐसे खर्चे हुए हैं तो उनको एक साथ ले लेंगे और लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस, और सभी को साथ में जोड़ करके दिखाएंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतने ज्यादा मटेरियल नहीं है। जो मटेरियल हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, फालतू जो बर्डन है काम का वो बढ़ाना नहीं है, वो ये कॉन्सेप्ट बोलता है। जो खर्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो वास्तव में कुछ उसमें मटेरियलिटी हो, सारवानता हो,
है ना, जो महत्वपूर्ण हो उसको अलग हेड में दिखाओ, जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको किसी एक हेड में इकट्ठा करके डाल दो। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है, ये खर्चों के बारे में बताया, ऐसा सब जगह पूरी अकाउंटिंग में ये रूल एप्लीकेबल होता है। अब कोई चीज कितनी, अब हर व्यापार के लिए कुछ, जैसे करोड़ों का व्यापार है, अरबों का व्यापार है, उनके लिए 1000 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन जिसके लिए 10,000 20,000 का व्यापार है उसके लिए 1000 इंपॉर्टेंट है। तो वो डिपेंड करता है बिजनेस की साइज पर, बिजनेस के टाइप पर, कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अलग से हेड में दिखाया जाए, उसको अलग से दिखाया जाए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन सारों को मिलाकर के एक साथ लिख दिया जाए। देखिए यही बोलेगा आप, महत्वता के आधार पर, सॉरी, इस परंपरा के अनुसार तथ्यों एवं घटनाओं की व्यवसाय में तुलनात्मक महत्व के आधार पर उनका लेखा करना चाहिए। अगर प्रत्येक मद का लेखक सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक सूचना अंतिम वित्तीय विवरणों में प्रकट कर दी जाए, अगर सभी सूचनाओं को फाइनल अकाउंट में दिखा दिया जाए तो वो अनावश्यक रूप से बड़े हो जाएंगे, फाइनल अकाउंट बहुत बड़े हो जाएंगे। आपको पता है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, फिर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर हम उसका समरी बनाते हैं। समरी मतलब फाइनल अकाउंट। अगर आप फाइनल अकाउंट में हर चीज को दिखाने लग गए तो उसको समरी थोड़ी बोलेंगे, फिर तो वो पूरा बड़ा ही हो गया। ओके, तो अनावश्यक चीजों को फाइनल अकाउंट में नहीं दिखाना होता है, केवल जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है बहुत ज्यादा, उसको ही दिखाया जाना चाहिए। ओके, अब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है किस व्यापार के लिए, वो व्यापार की प्रकृति, उसके साइज, उसके नेचर, उसके ओनरशिप, उसके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ये डिसीजन अकाउंटेंट को लेना होता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। ओके, अगला आता है हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल, कहां गया, ये रहा, एक रूपता की परंपरा। संगति या एक रूपता की परंपरा, कंसिस्टेंसी इसको वो ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं बता देता हूं आपको। हाँ, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। ये पता है क्या बोलता है, ये जो कन्वेंशंस है, ये परंपरा जो है ये बताती है कि आप कोई भी अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो एक जैसे होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो एक जैसे होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक जैसे होंगे, बट उसके अंदर मेथड तो अलग अलग होते हैं ना। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, डेप्रिसिएशन के दो मेथड है जो अधिकतर यूज किए जाते हैं, ऐसे तो 8-9 है, लेकिन अधिकतर दो डेप्रिसिएशन के मेथड यूज किए जाते हैं, एक एसएलएम एक डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि सीधी सरल रेखा विधि और कर्मागत ह्रास विधि। ओके, अब आप अगर एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करते हैं किसी एसेट्स पर, तो आप उस अगले साल भी एसएलएम मेथड यूज कीजिए, उसके अगले साल भी एसएलएम कीजिए, उसके अगले साल भी एसएलएम मेथड यूज कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि एक साल एसएलएम कर रहे हैं फिर डब्ल्यूडीवी कर रहे हैं फिर एसएलएम कर रहे हैं, फिर 2 साल एसएलएम कर लिया फिर 2 साल डब्ल्यूडीवी कर लिया, ऐसा नहीं करना। अगर आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर दिए गए जो मेथड्स है, अकाउंटिंग करने के जो तरीके हैं, चाहे वो अकाउंटिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के 2-3 मेथड है, चाहे आपके ये जैसे डेप्रिसिएशन के बताए मैंने मेथड, ऐसे बहुत सारी चीजों के मेथड्स हैं जिस मेथड्स में ऑप्शन मिलते हैं, आप ये मेथड यूज कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं हर साल उसी को यूज कीजिए, अब बार बार मेथड्स को चेंज मत कीजिए, विधियों को चेंज मत कीजिए। अगर आप चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप अपने ही अकाउंट्स को, अपने आपके 5 साल के अकाउंट्स पड़े हैं आपके पास फाइनल अकाउंट, लेकिन आप उसको कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, उसकी आप तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने किसी भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, अकाउंटिंग मेथड की कंसिस्टेंट उसको रखा ही नहीं, उसको निरंतर यूज किया ही नहीं। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, किसमें, ये परंपरा बोलती है आपको कि एक बार जो आपने अपना लिया फिर आप उसको उसी लेखांकन नीति में एक रूपता लाइए, उसको ही कंटिन्यू कीजिए, उसको ही संगत रखिए। तो ये थे आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कितनी थी, 4। इसको आपको समझना चाहिए और कहीं भी कंफ्यूज हो तो इसका यूज जरूर कर लेना चाहिए। ओके, ठीक है, बताइए। आया समझ में?
ओके, ठीक है, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको। आप लोग जो है जितना करवाया इसको करते जाइए, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, इसको थ्योरी बोलना बंद करें। मेरे भी यूट्यूब चैनल पे जब मैंने इसके वीडियो डाले थे ना पुराने, और मैंने अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे, लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तो बहुत ज्यादा कमेंट करे कि अच्छा लगा उनको, समझ आया उनको, पहले ये चीजें पता ही नहीं थी, बस अकाउंटिंग करे जा रहे हैं। लेकिन कुछ ना समझ, अक्लमंद, मंद बुद्धि स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बोल रहे क्या थ्योरी करा रहे हो, अकाउंटिंग कोई थ्योरी सब्जेक्ट है क्या, आप थ्योरी क्यों करा रहे हो सर, आपको पता ही नहीं है कुछ। भैया ये थ्योरी नहीं है, जो प्रैक्टिकल आप करते हो ना उसका बेस है ये वही बात हो गई कि कोई बंदा अगर नींव डाल रहा हो, उसको बोल रहे क्या नींव डाल रहा है यार, ऐसे बिल्डिंग बना दे, तो उनको मन बुद्धि बोलेंगे ना। तो ये बेटा थ्योरी नहीं है, ये जो भी कॉन्सेप्ट है ये सब क्या है, न्यूमेरिकल जब अपन करते हैं, आगे फर्दर जब प्रैक्टिकल करते हैं, तब ये चीजें बहुत काम आती है कॉन्सेप्चुअली। फिर स्टूडेंट कहीं भी बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व कर देता है। ओके।